साथियों, लाजमी है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। आपका साथी भगत सिंह। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। जो आखिरी मुलाकात परिवार की हुई वो तो 3 मार्च को हुई, फांसी के 20 दिन पहले। उनको ये ज़्यादा चिंता ये थी कि मेरी माता की रिएक्शन क्या होगी, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे बात की कि आपने रोना नहीं है, क्योंकि अगर आप रोएंगे तो सब लोग जो हैं वो मेरी जो फांसी से उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, तो आपने वो हौसला देना है। देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तो। सुबह का वक्त था। फांसी की सजा का इंतजार कर रहे भगत सिंह वकील प्राणनाथ मेहता को एक गुप्त संदेश भेजते हैं। महान क्रांतिकारी रूसी कम्युनिस्ट नेता लेनिन की नई जीवनी की तुरंत व्यवस्था करें। प्राणनाथ किसी तरह लेनिन पर लिखी किताब को लेकर जेल की कोठरी में पहुंचते हैं और लेनिन पर लिखी किताब को भगत सिंह को सौंप देते हैं। प्राणनाथ भगत सिंह से कहते हैं, देश के लिए कुछ संदेश दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह की जुबान से शब्द निकले, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्राणनाथ भगत सिंह से पूछते हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भगत सिंह जवाब देते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊँ, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा। अब वो है कि उसमें मेरे छोटे सबसे बड़े भाई जो हैं वो 6 महीने के थे, तो वो भी मेरे माताजी लेके गए थे। तो वो उठ के खड़ा हो रहा था, तो कहते हाँ, नौजवानों को इसी तरह खड़े होना चाहिए। वकील प्राणनाथ भगत सिंह से पूछते हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह जवाब देते हैं कि मैं एक बार फिर भारत में जन्म लूं और मातृभूमि की और अधिक सेवा करूं। मैं उन नेताओं और देशवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे मुकदमे में दिलचस्पी दिखाई है। I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. Total independence, पूर्ण स्वराज बस। वकील प्राणनाथ की आवाज में कपकपी थी। भगत सिंह से पूछे जा रहे सवाल लड़खड़ा रहे थे, पर भगत सिंह बेहद शांत, सहज और खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे पर कहीं पर भी गम का कोई निशान नहीं था। मेरा रंग दे। प्राणनाथ मेहता वही वकील थे जो भगत सिंह का केस लड़ रहे थे। भगत सिंह पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। सुलगते जज्बे उस वक्त शोलों में बदल गए जब लाला लाजपत राय को 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जान गंवानी पड़ी। उन्हें एक अंग्रेज पुलिस अफसर स्कॉट ने बुरी तरह पीटा था। भगत सिंह ने कसम खा ली, स्कॉट से बदला लेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमले की तैयारी की, पर धोखा खा गए। गोली तो चली, लेकिन निशाने पर स्कॉट नहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स था। गोली गलत सीने में लगी, लेकिन निशाना सही था। भगत सिंह और उनके साथियों को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी करार दिया गया। ये भी याद रखिए कि ये कोई लाला लाजपत राय के फॉलोअर नहीं थे। इनका भगत सिंह वगैरह का हिंदू महासभा से कोई ताल्लुक नहीं था, न वो उससे सहमत थे लाला लाजपत राय जो बातें कहते थे गांधी जी वगैरह के खिलाफ। वो लाला लाजपत राय को भारत का नेता समझते थे, इस मायने में कि अंग्रेजों की वो मुखालिफत में जुलूस निकला था, तो इसलिए वो उसके लिए बदला लेना चाहते थे कि ये मालूम हो जाए हिंदुस्तान के लोगों को कि अगर आप पर हमला होता है तो आप भी जवाब दे सकते। देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे। दोपहर का वक्त था। जेल में बंद अपने साथियों को भगत सिंह ने रसगुल्ले की फरमाइश भेजी। जेल के कैदियों ने रसगुल्लों का इंतजाम किया। भगत सिंह ने बहुत खुशी से उसे खाया भी।
लेकिन किसे पता था ये उनका अंतिम खाना होने वाला है। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में लीन थे, तभी जेल की कोठरी का दरवाजा खुला। जेल अधिकारियों ने कहा, सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है। छतर सिंह सर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। और इसीलिए उस वक्त एक स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली से फांसी दिलवाने के लिए आया था, क्योंकि उनको एतबार नहीं था कि भारत के जो मतलब उनके करिंदे हैं वो कहीं भगत सिंह को छोड़ ना दें या उनसे छूट ना जाए, तो वो खुद उसको देखने के लिए आया था। भगत सिंह ने कहा, जरा ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और जो आखिरी बात थी वो बहुत ही खूबसूरत बात है कि जेल में वो प्राणनाथ थे, उन्होंने किताब मंगवाई थी और वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो जब वो जेल आए भी, चलिए जी फांसी का टाइम हो गया, तो उसने कहा कि थोड़ी देर ठहरो, मैं एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से बात कर रहा है, तो उसमें खलल मत डालिए। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे खत्म करने के बाद उन्होंने किताब को रखा और कहा, चलो। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। तीनों आखिरी बार गले मिले। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। अपने सामने खड़े अंग्रेज अधिकारी को देखकर भगत सिंह ने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं जो भारतीय क्रांतिकारियों को अपनी खुशी से, अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मौत का आलिंगन करते हुए देख रहे हैं। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लक्की, वेरी लक्की। देश मेरे देश मेरे। दिन का शोर शराबा खत्म हो चुका था, तभी अचानक जोर का नारा सुनाई दिया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। धीरे धीरे सब शांत हो गया, आवाज थम चुकी थी। मार्च 1931 फांसी लगी है तीनों को। उसके बाद अगर आप देखें 1931 और 1947 के बीच में जो क्रांतिकारियों को फांसी लगी उसकी संख्या कितनी है? ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, 125-27 के आसपास। तो स्वाभाविक है ना, 1931 से पहले जो फांसी लगी है और 1931 के बाद जो फांसी लगी है, ये संख्या बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि उन सभी क्रांतिकारियों के मन में भगत सिंह एक आइडल मैन बन गया। सब नेशनलिस्ट लीडर्स, राष्ट्रवादी नेताओं के मुकाबले में वो ज़्यादा पॉपुलर हो। तो सिर्फ उनकी ये नहीं हुआ कि वो ज़ाती तौर से पॉपुलर हुए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नया जज्बा शुरू हुआ। और ये भगत सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनकी दादी ने प्यार से नाम दिया भागा वाला, जिसका मतलब था भाग्य वाला। भगत सिंह भारत की आजादी के लिए भाग्यशाली साबित हुए। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। भगत सिंह की उम्र 12 साल थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी के दिन करीब 500 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई।
भगत सिंह को जब ये बात पता चली तो वो अपने स्कूल से बिना किसी को बताए 12 मील चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। और हमारे लीडर साहब भगत सिंह के मन में आजादी की लौ सुलग चुकी थी। 1916 में भगत सिंह लाहौर में पढ़ाई करने गए। यहाँ उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस से हुई। जो परिवेश था उसमें सबसे बड़ा था रास बिहारी बोस बंगाल, सचिंद्रनाथ सान्याल बंगाल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी। तो डू और डाई का जो कंसेप्ट लेके सान्याल या रास बिहारी बोस लोग आए थे, वो भगत सिंह को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। और ऐसा नहीं मालूम होता था कि वो एक क्रांतिकारी हैं जो महज बस अंग्रेजों पर बम फेंक रहे हैं, बल्कि वो ये मालूम होता था कि वो ऐसे क्रांतिकारी हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे और हम उन्हें निकाल देंगे तो कैसा भारत होना चाहिए। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक चिंतक भी थे। 1928 का अंत आते आते उन्होंने समाजवाद को अपने अंतिम उद्देश्य के तौर पर स्वीकार कर लिया था। उन्हीं की वजह से जो उनकी फांसी के बाद जो कराची में कांग्रेस हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनमें जो फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन है, कराची रेजोल्यूशन, उसमें बहुत सी जो भगत सिंह जी ने बातें रखी थी वो उसमें शामिल की गई। मसलन ये कि जो कारखाने हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हों, वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, मजदूरों को राइट्स होना चाहिए, महिला और पुरुष बराबर हैं, उनको बराबर के अधिकार होना चाहिए। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे। 1929 में ब्रिटिश सरकार असेंबली में एक ऐसा बिल लेकर आई जिसे गरीबों और मजदूरों के खिलाफ माना गया था। सारे देश में इसका जमकर विरोध हुआ, फिर भी ब्रिटिश सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए। आखिरकार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव ने नींद से जगाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंक कर विरोध किया। हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था, और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। समझता हूँ कि वो जगन्नाथ आजाद जी का जो एक शेर है वो बहुत ही खूब ढकता है कि हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं, मरकर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बन के वीरानों पे छा जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।